प्यारे साथियों, गुड इवनिंग। महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, मेरे एक व्यूवर ने एक कमेंट किया कि सर हमें नॉर्मल से अंग्रेजी सीखने के लिए कितनी इंग्लिश ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज़रूरी हैं। मुझे आइडिया एकदम से क्लिक कर गया, क्योंकि देखिए आइडिया में दम था, पूछा अकेले ने था, लेकिन ये वीडियो लाखों लोगों का भला करेगी, क्योंकि अपने इंडिया में लाखों लोगों की यही प्रॉब्लम है। बस वो नॉर्मल से इंग्लिश, थोड़ी सी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बस थोड़ा सा बोल लें, थोड़ा सा लिख लें, थोड़ा सा पढ़ लें, उनका काम चल जाएगा। तो चूंकि मुझे आइडिया पसंद आया तो वीडियो आपके सामने आ गया। अब इस वीडियो में हम सिर्फ उन टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। चर्चा भी क्या, थोड़ी प्रैक्टिकल आपको नॉलेज दूंगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनको किस तरह से पढ़ो, वो जरूरी क्यों है, मतलब थोड़ा सा आपको एक नॉर्मल नॉलेज दूंगा। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना उनको वो सारे टॉपिक्स भी बता दिए जाएं। जैसे मैंने इस लिस्ट में कुल 20 टॉपिक्स शामिल किए हैं, लिस्ट को बढ़ाया जाए तो कुछ और टॉपिक्स निकल सकते हैं, बट इन 20 की इंग्लिश ग्रामर में ज्यादा चर्चा की जाती है, ज्यादा पढ़ाया जाता है, इन पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो क्यों ना मैंने सोचा कि उन जरूरी टॉपिक्स को पढ़ाने से पहले या उनके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज देने से पहले हल्का सा इंट्रोडक्शन इन सभी टॉपिक्स का आपको दे दूं। तो वीडियो बहुत शानदार होगा, यानी एकदम प्रैक्टिकल बात करेंगे। और ये वीडियो मैं सच बता रहा हूं लाखों लोगों का भला करेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताऊंगा, उनको एक प्यार से समझाऊंगा कि भैया ये टॉपिक्स ये काम करते हैं और इनको इस तरह से आप पढ़ लो, तो निश्चित ही उनकी अंग्रेजी के प्रति एक अच्छी समझ बढ़ेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दो। मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूं, इसलिए करता हूं, देखिए आपको पता है कि मेरे वीडियोज यूनिक होते हैं, उनमें एक यूनिक आइडिया होता है और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करने वाले होते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल प्यार से सरल लैंग्वेज में आपको चीजों को सिखाता हूं। तो यदि आप वीडियो को लाइक करते हो तो वीडियो को बूस्ट मिलता है, मतलब यूट्यूब इनको ज्यादा फेंकेगा, तो ज्यादा फेंकेगा तो ये ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी और ज्यादा लोगों को इनका बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी खास बात यह है कि अब आपके महेश गुरुजी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहां पर हमने महेश गुरुजी नाम का एप्लीकेशन बनाया है और उसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स को एक डेवलप किया है, डाला है। फिलहाल तो आगे और भी कोर्स आने वाले हैं, और उस कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स में हमने सारी इस पूरी ग्रामर को बिल्कुल सीक्वेंस सीरीज में, बिल्कुल जीरो से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस तक बिल्कुल प्यार से मेरी इसी तरह की इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। तो यदि आप चाहें, आपका इंटरेस्ट है, आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, इसके बेसिक्स को क्लियर करना चाहते हैं, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब उसमें हर तरह के व्यूवर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत ही प्यार से मैंने वो कोर्स डेवलप किया है, तैयार किया है। तो यदि आप चाहते हैं तो नाम मात्र की फीस पर आप उसको परचेज कर सकते हैं। अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूट्यूब पर आपका वेलकम है। आज का वीडियो आप लास्ट तक देखना। आज का वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, अंग्रेजी के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत बढ़ा देगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो 20 टॉपिक्स लिखे हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है, मैं इनके आपको नाम बता दूं, फिर एक एक के बारे में हल्का हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि भाई टॉपिक करता क्या है। ध्यान रखना, आपको फोकस करना है कि चीजें करती क्या है, मतलब बेवजह आपको नहीं फंसाया जा रहा, बेवजह नहीं पढ़ाया जा रहा। इन सभी का यूज है। हम जो बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उन सभी चीजों में ये टॉपिक शामिल होते हैं, इसलिए इनको पढ़ाया जाता है। वरना ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि हमारा दिमाग खराब है, आपका दिमाग खराब है, कि जबरदस्ती ले तो इसको भी पढ़, इसको भी पढ़, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम जो भी बोलते हैं हमारे सेंटेंसेज में ये सभी शामिल है। तो हल्को सा एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले टेंसेज। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि इंग्लिश की शुरुआत टेंस से होती है। एक सोची समझी साजिश है, मैंने आपको कई वीडियोज में बता दिया, क्योंकि टेंस में हमें 12 तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं, तो वो एक बहाना हो गया। यानी देखिए, शुरू में अगर मैं आपको बताऊं कि सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कंप्लीमेंट क्या है, एडवर्बियल क्या है, तो आप डर के भाग जाओगे। लेकिन हमारे पास एक साजिश है, एक रणनीति, एक बहाना है कि भैया 12 टेंस है, इनमें 12 स्ट्रक्चर है, 12 पहचान है। इस टेंस का स्ट्रक्चर, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब लगती है। आपको एक खेल मिल जाता है, आप धड़ाधड़ से स्ट्रक्चर बनाते हो और आपके अंदर ऑटोमेटिक ही जाने अनजाने में थोड़े से सेंटेंस के स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, यानी एक शुरुआत हो जाती है। तो टेंस तो हमारा सबसे पहला बेसिक है और बिल्कुल पढ़ना चाहिए। इसके बाद आता है सेंटेंस। अब देखिए, सेंटेंस में क्या है। अब हालांकि जो टेंस में हमने जो सेंटेंस बनाए थे वो सेंटेंस ही थे, बहुत सारे सेंटेंस हमने बना लिए, सिंपल, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, बहुत सारे, वो सारे सेंटेंस ही थे। लेकिन अब हम सेंटेंस पे फोकस करते हैं कि भाई सेंटेंस की बनावट क्या होती है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, कंप्लीमेंट क्या है, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, इनके टाइप्स क्या है, इनकी चर्चा हम सेंटेंस में करते हैं। और फिर मैं सेंटेंस की क्या बात करूं, देखिए ये जो भी आपकी पूरी इंग्लिश ग्रामर है ना, इस सबका सारे सेंटेंस में ही तो है। हमें सेंटेंस पे ही तो वर्क करना होता है, सेंटेंस का ही तो हम ऑपरेशन करते हैं, सेंटेंस को खोल के देखते हैं। सेंटेंस अलग अलग वैरायटीज में, अलग अलग टाइप्स में हमारे सामने आते हैं। तो पूरा खेल, पूरा चक्कर एक सेंटेंस का ही है। अब सेंटेंस हजारों तरह के हैं, तो फिर हजारों तरह की इंग्लिश ग्रामर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के माध्यम से हम सेंटेंस पे ही वर्क करते हैं, सेंटेंस का ही ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद फ्रेज और क्लॉज। अब देखिए, सेंटेंस के अंदर फ्रेज और क्लॉज पाए जा सकते हैं। फ्रेज और क्लॉज दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बट इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जो हमारा फ्रेज
है वो कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच जब टुकड़ों में आ जाए, कुछ वर्ड्स में आ जाए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आ जाए, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है। अब जब ये सिंगल वर्ड में आ जाए तो फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा है ये, जैसे मैंने कहा राम, राम क्या है, एक नाउन है, लेकिन जो राम है ना, जो नाउन है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आ गया, जैसे माई फ्रेंड राम, मेरा मित्र राम, तो इसमें हेड वर्ड कौन है, राम है, लेकिन वो 3 वर्ड में आया तो नाउन एक फ्रेज के रूप में हमारे सामने आया। ऐसे मैंने बोला वर्ब इज है, एक ही है, सिंगल है, लेकिन इज प्लेइंग, तो इज प्लेइंग 2 वर्ड हो गए ना, तो वर्ब एक फ्रेज के रूप में आ गया। तो ये फ्रेजेस की नॉलेज हमें होना जरूरी है। और क्लॉज, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी 2 या 2 से अधिक वर्ड्स में होता है, लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे सेंटेंस के पार्ट है, सेंटेंस के अंदर पाए जा सकते हैं, पाए जाते हैं। उसके बाद वर्ब, अब देखिए जो वर्ब है ना वो मैंने नीचे लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कुल 8 होते हैं, उनमें से वर्ब भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। लेकिन वर्ब को मैंने यहाँ अलग से टॉपिक में क्यों लिया, क्योंकि देखिए हमारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें से वर्ब सबसे शक्तिशाली है। क्यों, अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूं, लेक्चर्स में कहता हूं कि वर्ब भी किसी सेंटेंस को जीवित करती है, अलाइव करती है। आप किसी भी सेंटेंस में से वर्ब को बाहर निकाल दो, सेंटेंस बेजान हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। यानी सेंटेंस के अंदर जो एक्टिविटी, जो एक्शन हम देखते हैं वो वर्ब की वजह से होता है। तो वर्ब को डीपली जरूर पढ़ा जाना चाहिए, इसलिए मैंने वर्ब को अलग टॉपिक के रूप में रख दिया। और यदि आप बेसिक लेवल पे हैं, आपका जो क्वेश्चन है ना कितनी ग्रामर, उस संदर्भ में कहूं तो वर्ब के बारे में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, खासकर 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, डू, बी, हैव, जो हमारी सारी हेल्पिंग वर्ब्स की जनक हैं, उनकी जननी है, यानी सारी हेल्पिंग वर्ब्स उन 3 से निकली हैं। तो इनकी नॉलेज तो कम से कम हमें होना चाहिए। और हमें यही पता होना चाहिए कि डू, बी, हैव तीनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का काम करती हैं। तो खासकर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के संदर्भ में हमें वर्ब को पढ़ा जाना चाहिए। उसके बाद मॉडल्स हैं। अब देखिए मॉडल्स मतलब मूड को, हमारे मूड को बताने वाली हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, सेड, वुड, शुड, मस्ट, है ना। तो मॉडल्स को अलग से टॉपिक क्यों बनाया गया, क्योंकि होने को तो ये भी हेल्पिंग वर्ब है, बट ये खास हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ खास नॉलेज देती हैं, उसकी एबिलिटी को बताती हैं, कैपेसिटी को बताती हैं, पॉसिबिलिटी को बताती हैं, रिक्वेस्ट को बताती हैं, कमांड को बताती है, एडवाइस, सजेशन के बारे में बताती है। तो जैसे ही कोई मॉडल वाला हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने आया तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पता चलता है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो कैन को देख करके एक क्षमता हमें दिखी। लेकिन ही इज गोइंग टू मार्केट, इसमें इस हेल्पिंग वर्ब क्या बता रही है, वह बाजार जा रहा है, केवल है बता रही है, टाइम को बता रहा है। लेकिन आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो कैन क्या बता रहा है, मेरी क्षमता को बता रहा है। इट मे रेन, वर्षा हो सकती है, तो मैंने क्या दिखाया, संभावना दिखाई। लेकिन सी वाज कुकिंग फूड, वह भोजन पका रही थी, तो वाज हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग मेन वर्ब है, तो वाज से क्या पता चल रहा है, पका रही थी, सिर्फ पास्ट का। तो जो हमारे नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड ना, ये तो सिर्फ टाइम बताते हैं। इनके साथ जो मेन वर्ब वो तो एक्शन बताती है, ये टाइम बताते हैं कि भाई ये काम प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कब हो रहा है, कब हुआ था, इस तरह की बात। लेकिन मॉडल हमारे मूड को बताती है, पॉसिबिलिटी को बताती है, रिक्वेस्ट को बताती है, कमांड को बताती है, एडवाइस, सजेशन, एबिलिटी, कैपेसिटी, इस तरह से। तो इसलिए मॉडल काफी जरूरी है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो हमारी अंग्रेजी भाषा में ऐसा बताया जाता है कि लगभग 1,71,000 वर्ड्स हैं, मतलब मीनिंग है, मतलब स्पेलिंग्स है, और ये सब सेंटेंस में काम में आती हैं। अब एक तो आप सेंटेंस को ऐसे बोल रहे हो कि राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, ठीक है, मैं इसका अर्थ जानता हूं। लेकिन जब आप किसी कथन में प्रत्येक वर्ड को खोल के रख दें कि भैया इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये कंजक्शन है, ये प्रीपोजिशन है, क्या है, तो प्रत्येक शब्द को उसके फंक्शन के अनुसार, सेंटेंस में उसके फंक्शन के अनुसार उसको एक नाम देना पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। तो जो हमारे कुल जो भी वर्ड्स है ना, वो इन 8 कैटेगरी में से कोई ना कोई होता है, या तो नाउन है, या प्रोनाउन है, या वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, मतलब कुछ ना कुछ है। तो हम कह सकते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, वो हमें अंग्रेजी वर्ड्स का नामकरण करना सिखाता है। और मैं कहूं इंग्लिश की डीप नॉलेज पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने में ही है, तो हल्का सा नॉलेज इनका हमको होना चाहिए। उसके बाद आता है नरेशन। अब देखिए नरेशन, पैसिव वॉइस, ये दोनों मैं हल्के टॉपिक मानता हूं। वैसे हमारे इंडिया में हर स्कूल बोर्ड में, हर क्लास में आपको ये फेमस टॉपिक के रूप में मिलेंगे। टीचर बड़े जोश के साथ इनको पढ़ाता है और स्टूडेंट्स भी बड़े जोश के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि ये उनके एग्जाम के लिए डाल दिए गए हैं, तो काफी फोकस है इन पे। लेकिन मैं इनको बड़े टॉपिक मानता ही नहीं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में है। देखिए नरेशन में क्या है, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से कोई बातचीत कही, मतलब आपस में जो बातचीत करते हैं ना, उस संदर्भ में टॉपिक। राम ने कहा मैं स्कूल जा रहा हूं, तो राम ने क्या कहा, मैं स्कूल जा रहा हूं। अब जो सुनने वाला है उसके पास 2 चॉइस होती है, या तो तीसरे व्यक्ति को इस बात को, राम ने कहा मैं स्कूल जा रहा हूं, ऐसा कैसा बोल दे, या फिर राम ने कहा था कि वह स्कूल जा रहा था।
अपने शब्दों में बोल दिया। तो अगर उसी के शब्दों में बोला तो डायरेक्ट स्पीच, अपने शब्दों में बोल दिया इनडायरेक्ट स्पीच। तो एक चॉइस की बात है, विकल्प की बात है। हम चाहे तो चीजों को डायरेक्ट स्पीच में बोल सकते हैं, हम चाहे तो इनडायरेक्ट में बोल सकते हैं। अब बोल सकते क्या, सामान्य बोलचाल में हम बोलते हैं भैया, हम डायरेक्ट में कम बोलते हैं, इनडायरेक्ट में ज्यादा बोलते हैं, इसलिए इसको पढ़ाया जाता है। बट ये इंग्लिश ग्रामर का कोई बहुत महान टॉपिक नहीं है, मतलब कहने का मतलब है एक वैकल्पिक बात है, ये हमारी बोलचाल का हिस्सा है। इसके बाद आता है पैसिव वॉइस। अब देखिए वॉइस दो होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब ये भी एक विकल्प की बात है। यदि आप सब्जेक्ट के माध्यम से किसी बात को बता रहे हो कि भाई सब्जेक्ट ने ये किया, सब्जेक्ट को आप अहमियत दे रहे हो, उसको आप हीरो बना रहे हो, और ज्यादातर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही हीरो होता है, उसी से सेंटेंस शुरू होता है। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट को अहमियत ज्यादा दे दें, कर्म को ज्यादा महत्व दें, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को शुरू करें, तो बात पैसिव वॉइस में हो जाती है। मतलब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हीरो है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हीरो है। अब ये विकल्प की बात है, यहाँ पे भी दो विकल्प हो गए। देखिए यहाँ भी दो विकल्प है, यहाँ भी दो विकल्प है। हम चाहें तो बातों को एक्टिव वॉइस में कह सकते हैं, हम चाहें तो सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कह सकते हैं, ये हमारी मर्जी की बात है। जैसे दे आर मेकिंग रोड, वे सड़क बना रहे हैं, द रोड इज बीइंग मेड बाय देम, सड़क उनके द्वारा बनाई जा रही है। तो यदि आप सड़क पे फोकस करना चाहते हो तो आपको पैसिव वॉइस सीखना पड़ेगा, पैसिव वॉइस जानना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी विकल्प है, अगर आप नहीं सीख पाते हो तो एक्टिव वॉइस में चीजों को कह सकते हो। यदि आपकी ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप इनको पढ़ सकते हो, वरना इनके बिना काम चल जाता है। उसके बाद आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस होता है जोड़ना या संयोजन करना। देखिए जब तक हम टेंस पढ़ते हैं ना, हमारे सेंटेंस छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। सीता कुक्स फूड, आई एम गोइंग टू स्कूल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह के सेंटेंस है। बट जब जैसे हम बुक खोलते हैं तो उसमें हमारी आंख चकरा जाती है जब हम 4-5 सेंटेंस को एक साथ देखते हैं। सेंटेंस यहां शुरू हुआ, चल रहा है, हम ढूंढ रहे फुल स्टॉप कहां है, फुल स्टॉप आया 4 लाइन के बाद, तो फिर वहां पे सिंथेसिस हो जाता है। यानी जब हम 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को आपस में कंबाइन कर दें, मिला दें, तो सिंथेसिस हो जाता है। अब जो सिंथेसिस वाक्य है, मतलब जुड़ा हुआ जो वाक्य है, वो 3 तरह का हो सकता है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो ये टॉपिक बजाय नरेशन के और बजाय पैसिव वॉइस के बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें हमारी आम बोलचाल की जो अंग्रेजी है ना, यदि हम बड़ी सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो इससे सीखते हैं कि भाई किन्हीं सेंटेंस को हम कैसे सिंथेसिस करें, आपस में कैसे जोड़ें। और फिर देखिए सच तो ये है, आप इसको सीखो मत सीखो, जब हिंदी में आप बातचीत कर रहे हो ना, तो आप बातों को सिंथेसिस यानी मिला के कई सेंटेंस को इकट्ठा करके ही बोल रहे हो। अरे इनमें से सिंथेसिस की बात छोड़ो, सारे के सारे जो भी टॉपिक्स है ना, इनको हम हिंदी में तो काम में ले रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में सीखना पड़ता है। और अंग्रेजी में भी क्या, यदि आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो उसमें सारी चीजें आ रही हैं, आप सबको देख रहे हो, आप पहले से जानते हो। बस जब हम ग्रामर सीख जाते हैं ना, तो चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अच्छा ये वो है, अच्छा ये वो है। और क्या है, बस ग्रामर पढ़ने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमें चीजों का पता लग जाता है। चीजों से वास्ता हमारा पहले भी है, लेकिन बस वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे हम चीजों को जानने लग जाते हैं। अच्छा, तो सिंथेसिस में क्या करते हैं, हम सेंटेंस को जोड़ते हैं, यानी बड़े सेंटेंस बनाना सीखते हैं। 2 या 3 सेंटेंस को मिलाकर के एक ही सेंटेंस में बोल दिया। बट जो बोलेंगे उसका नाम क्या है, वो है तो सिंपल है, या कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है आप सेंटेंस से खेल रहे हो, यानी कोई सिंपल सेंटेंस है, उसी बात को नेगेटिव में कैसे कहें, उसका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब रूपांतरण करना, यानी कोई सेंटेंस सिंपल में उसको नेगेटिव में कैसे कहेंगे, उसको इंट्रोगेटिव में कैसे कहेंगे, सेंस चेंज नहीं होगा। जैसे वह चोर है ना, ही इज अ थीफ, वह एक चोर है। अब इसको मानो मुझे इंट्रोगेटिव में कहना है, तो मैं कैसे कहूंगा, इज ही नॉट अ थीफ, क्या वह चोर नहीं है, मतलब ही इज अ थीफ, वह चोर है। इज ही नॉट अ थीफ, क्या वह एक चोर नहीं है। अब भी आ से वही आ रहा है। फिर मेन कैटेगरी आती है इसमें, सेंटेंस को सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, यानी कहीं ना कहीं जब हम सिंथेसिस पढ़ लेंगे तो फिर बाद में जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन पे। और मोस्ट ऑफ इसमें हम सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदलें, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलें, सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहूं सीइंग अ लायन ही रेन अवे, एक शेर को देखते हुए वह भाग गया, ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है, मतलब इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब है। लेकिन इसको कंपाउंड में चेंज करें तो फिर कैसे बदलेंगे, ही सा अ लायन, उसने एक शेर देखा, एंड ही रेन अवे, और वह भाग गया। और जो मैंने बीच में एंड लगाया ना, ये कंपाउंड है, मतलब अगर आपने एंड से जोड़ा है 2 सेंटेंस को और दोनों मेन क्लास है तो एक कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब इसी को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए भाव तो वही आ रहा ना, सीइंग अ लायन ही रेन अवे, शेर को देखते हुए वह भाग गया। और दूसरे में क्या बोला, ही सा अ लायन एंड ही रेन अवे, उसने एक शेर को देखा और वह भाग गया। अब भी बात वही है। अब इसको कॉम्प्लेक्स में डालें तो फिर आपको इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज देना पड़ेगा। फिर आप इसको ऐसे बोलते हो, एज ही सा अ लायन, जैसे उसने एक शेर देखा, ही रेन अवे, वह भाग गया। अब भी सेंस वही है। तो सेंटेंस एक ही है, उसका सेंस चेंज ना हो, हम उसको अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग सेंटेंस टाइप में
चेंज करें, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद आता है टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, किसी भी कथन के मतलब सेंटेंस के अंत में जोड़े जाने वाला एक छोटा सा प्रश्न जो उसका अनुमोदन करता है। जैसे मैं कहूं मैं कल जयपुर जा रहा हूं, क्या नहीं जा रहा हूं, मतलब इनमें एक सीधी सी बात है, ये उल्टा बनता है। यदि आपका जो कथन है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, अफर्मेटिव है, तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा। यदि आपका स्टेटमेंट कथन नेगेटिव है तो आपका टैग पॉजिटिव बनेगा। जैसे मैं कहूं वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, नेगेटिव है ना, तो टैग क्या बनेगा, क्या खेल रहा है। मैं स्कूल जा रहा हूं, सिंपल है, अफर्मेटिव है, क्या नहीं जा रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल देख लो, मैं कहूं ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है, ठीक है, एक स्टेटमेंट एक कथन है। अब इसका टैग कैसे बनेगा, इजंट ही, क्या वह नहीं है। यदि ये होता ही इज नॉट अ टीचर, वह एक टीचर नहीं है, तो क्या बनता इज ही, क्या वह है। इस तरह से, मतलब बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है। उसके बाद आता है हाँ टैग क्वेश्चन जो है वो स्पोकन में ज्यादा काम आता है, ठीक है, बोलचाल में। इसके बाद आता है फ्रेजल वर्ब्स। हालांकि जब हम वर्ब को पढ़ते हैं ना और पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब का डिटेल करते हैं तो वर्ब को हम 8-7 टाइप्स में पढ़ते हैं कि वर्ब कैसे कैसे रूप में हमारे सामने आ सकती है। फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, रेगुलर है, इर्रेगुलर है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। मतलब वर्ब के बहुत सारे काइंड्स हैं। काइंड्स तो क्या, अलग अलग नजरिए से देखने पर अलग अलग काइंड्स, अलग अलग टाइप्स हैं। तो अब उनमें से ही एक पॉजिटिव वर्ब है जो फेमस हो गया, मतलब अलग से टॉपिक ही बन गया। पॉजिटिव वर्ब मतलब क्या होता है, जब सब्जेक्ट खुद कोई काम ना करके किसी और से कोई काम करवाए तो हमें पॉजिटिव वर्ब्स की हेल्प लेनी पड़ती है। और ये फेमस 5 हैं। ये है मेक, गेट, हैव, लेट और हेल्प। जैसे एक तो मैं कहूं कि मैं अपना कमरा साफ करता हूं, आई क्लीन माई रूम, हो गया, ठीक है, मैं खुद ही सब्जेक्ट हूं, मैं मेरा कमरा साफ करता हूं। लेकिन अब मैं मेरा कमरा खुद साफ ना करके मैं किसी और से करवाऊं, मेरे भाई से करवाऊं, तो फिर मैं बोलूंगा आई मेक माई ब्रदर क्लीन माई रूम, मैं अपने भाई से अपना कमरा साफ करवाता हूं। तो ये होते हैं पॉजिटिव वर्ब्स। इसके बाद कंडीशनल सेंटेंस। देखिए शर्त वाले वाक्य, कई बार हम इस तरह से बोलते हैं ऐसा हो तो ऐसा हो, तो फिर वो कंडीशनल सेंटेंस आ जाते हैं। जैसे यदि तुम पढ़ते हो तो तुम पास हो जाओगे, इफ यू रीड यू विल पास, ठीक है, इफ यू रीड यू विल पास। तो ये 3 कंडीशनल होते हैं, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, ठीक है। तो ये शर्त वाले वाक्य होते हैं, इफ से शुरू होते हैं। इनमें एक इफ क्लॉज होता है, एक मेन क्लॉज होता है। इसके बाद आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ते हैं और इसका एक सिंपल सा रूल है। देखिए ये सिंटैक्स कुछ नहीं है, इसमें सेंटेंस का पैटर्न बताया जाता है एक तो, और दूसरा ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। और इसका एक ही फेमस रूल है, जैसे कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, यानी ही के साथ इज आएगा। ही सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, ये हो गया, ठीक है। लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आएगा। जैसे मैं कहूं दे, अब दे के साथ आएगा आर, क्योंकि दे प्लूरल है। ऐसे मैं कहूं अशोक प्लेज, अशोक खेलता है, तो अशोक सिंगुलर है तो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म आया प्लेज, प्ले में ऐसी एस लगा। लेकिन मैं कहूं चिल्ड्रन प्ले, अब चिल्ड्रन के साथ प्लेज नहीं आएगा, प्ले आएगा। ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको हम सिंटैक्स में पढ़ते हैं। आर्टिकल्स, अब देखिए आर्टिकल्स जो है वो हमारे एडजेक्टिव में आते हैं, एडजेक्टिव का ही पार्ट है। तो यानी हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव को पढ़ेंगे डिटेल में तो इसके अंदर आर्टिकल्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। बट आर्टिकल्स इतना जरूरी है क्योंकि देखिए ए एन दा से हर सेंटेंस भरे पड़े हैं। मतलब आप एक पैराग्राफ उठा के देखो, उसमें आपको 10, 20, 50 जगह ए एन और दा मिल जाएंगे। एन तो बेचारा कम मिलेगा क्योंकि एन तो वहां लगता है ना जब कोई वर्ड वोवल से स्टार्ट हो, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन वोवल से शुरू हो तो हम एन लगाते हैं, वरना मोस्ट ऑफ ए और दा लगते हैं। तो ये काफी जरूरी है। तो एक टॉपिक बन गया आर्टिकल्स। 3 है ए एन दा, ए एन इंडेफिनेट आर्टिकल है, दा एक डेफिनेट आर्टिकल है। इसके बाद डिटर्मिनर्स, बात फिर वही आ गई, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिटर्मिनर्स आ जाते हैं, यानी ये उसी का पार्ट है। यानी ओल्ड ग्रामर में सारे एडजेक्टिव को एक साथ पढ़ा दिया जाता था, लेकिन अब न्यू ग्रामर में इसको 2-3 पार्ट कर दिए। यानी एडजेक्टिव को एक तो डेस्क्रिप्टिव में, यानी डेस्क्रिप्टिव वाले क्वालिटी बताने वाले, और दूसरे हो गए अपने डिटर्मिनर्स और आर्टिकल, उनमें बांट दिया। तो डिटर्मिनर्स मतलब चीजों को सीमित करते हैं, उनकी मात्रा बताते हैं चीजें कितनी है। जैसे सम है, एनी, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, दिस, दैट, दीज, दोज, हु, विच, माई, योर, अवर, पजेसिव वाले। तो डिटर्मिनर्स में आते हैं जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव, मतलब हम किसी चीज को बताएं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, दिस चेयर, दिस बुक, दैट बुक, इस तरह से। या फिर जैसे पजेसिव वाले, माई, अवर, योर, जो भी पजेसिव फॉर्म है प्रोनाउंस की, वो पजेसिव एडजेक्टिव भी होती है। एडजेक्टिव बोल गया, सॉरी, हाँ एडजेक्टिव है ओल्ड ग्रामर में तो, लेकिन न्यू में पजेसिव डिटर्मिनर्स हो गए, जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वांटिटी, मात्रा बताने वाले, भाई कोई चीज कितनी है, लिमिट तो करो। मैं कहूं बुक, अब बुक का मतलब कौन सी बुक है, तो दिस बुक है, माई बुक है, योर बुक है, तो चीजों को लिमिट करते हैं। या फिर बताते हैं सम बुक्स, कुछ बुक्स हैं, फ्यू बुक्स, ना के बराबर बुक्स हैं, इस तरह से। तो ये होते हैं सम,
एनी, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, सेवरल, ईच, मैनी, ऐसे बहुत सारे, मच, मैनी, बहुत सारे ये डिटरमिनर्स हैं जो चीजों को लिमिट करते हैं, मतलब हमें बताते हैं कि चीजें कितनी है। इसके बाद वोकैबुलरी पार्ट आता है, यानी शब्दकोश, जब हम वर्ड पे काम करते हैं, यानी जब हम ग्रामर पे नहीं सिर्फ वर्ड्स पे काम करें, यानी वर्ड्स के पूरे ज्ञाता बन जाए कि भाई कोई वर्ड है, इसके एंटोनिम क्या है, इसके सिनोनिम क्या है। अब एंटोनिम हो गए उसके विलोम शब्द, मतलब उल्टा बताने वाले शब्द, और सिनोनिम हो गए उसके सिमिलर वर्ड, उसके समान वर्ड। तो ये एंटोनिम सिनोनिम अपने वोकैबुलरी में आते हैं। और इसके बाद आता है मूड। अब देखिए मूड में हम क्या पढ़ते हैं, मूड में हम वर्ब के मूड को पढ़ते हैं कि वर्ब किसी सेंटेंस में किस तरह से आई है, यानी वो कोई फैक्ट बता रही है या फिर कोई कमांड बता रही है या विश बता रही है। यदि कोई फैक्ट बता रही है या फिर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो फिर हम कह सकते हैं वो इंडिकेटिव मूड में आई। और यदि हम किसी को कमांड दे रहे हैं या फिर उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर इंपरेटिव मूड में आई, जो इंपरेटिव सेंटेंस में होती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होते हैं वो। और यदि हम कोई विश कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव मूड में आती है। तो इसके बिना काम चल सकता है, मतलब जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, पर जब मूड पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा अच्छा ये वर्ब इंडिकेटिव मूड में आई, अच्छा ये इंपरेटिव मूड है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब इडियम्स और फ्रेजेस हम कह सकते हैं मुहावरे, जैसा हम हिंदी में मुहावरे पढ़ते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उस तरह से। तो हमारे इंग्लिश में भी बहुत सारे इडियम्स हैं, यानी किसी बात के लिए कोई कहावत होना, कोई मुहावरा होना, इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुल 20 टॉपिक हो गए जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज दे दी। अब हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे जो कह रहे कितनी ग्रामर, यानी कितनी तो आनी चाहिए, ठीक है। हालांकि इनमें भी काफी टाइम लग गया, लेकिन अच्छा है, मैं खुश हूं कि आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो दे दी कि चीजें करती क्या है, इनके पीछे का बेस क्या है, आधार क्या है। देखिए एक तो बेवजह चीजों को पढ़ना बस ऐसे ही, मतलब पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है पता नहीं यार, लेकिन अरे पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है, इससे पढ़ के क्या हो जाने वाला है, या इसको पढ़ने के बाद क्या बदल जाएगा, इसको क्यों जरूरी है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो जो टॉपिक्स हम पढ़े ना, तो सबसे पहले उस टॉपिक की उपयोगिता क्या है, उसका यूज क्या है, क्या हम बोलचाल में उसको काम में लेते हैं, क्या उसके बिना हमारा काम चल रहा है नहीं चल रहा, मतलब इस तरह की बातें हमारे दिमाग में आनी चाहिए, तब पढ़ने में मजा आए, फिर एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो चलिए अब उन जरूरी टॉपिक्स को आपको बता दूं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता दूं, हालांकि काफी बता दिया पर थोड़ा थोड़ा और डिटेल कर देते हैं, सिर्फ उन टॉपिक्स को जो बहुत जरूरी हैं, ठीक है। और हाँ, आप इन टॉपिक्स को नोट करना चाहें तो भले ही नोट कर लो। तो चलिए अब उस मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं कि फिर भी 20 टॉपिक मैंने आपको बताए, हल्का हल्की समरी आपको बता दी, लेकिन वो कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ने चाहिए। ध्यान रखना, एक सजेशन वीडियो है, इसमें मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूं और हल्का सा पढ़ा रहा हूं, मतलब डिटेल तो करूंगा नहीं, डिटेल में अगर 5 टॉपिक पढ़ा है तो 5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, लेकिन हल्का हल्का बता दूंगा। तो देखिए ये टॉपिक है, टेंसेज आपको पढ़ने चाहिए। अब टेंसेज हालांकि मैं आपको हल्का सा बता दूंगा, और टेंसेज में भी सबसे जरूरी टेंस कौन से हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद सेंटेंस क्या है, इसका स्ट्रक्चर आपको जानना चाहिए, फ्रेज, क्लॉज, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तो कम से कम, और मॉडल्स। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच की थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब जैसे सबसे पहले टेंस। अब टेंस हमारे मेन तो 3 है, यानी टेंस का मतलब होता है क्रिया का काल, क्रिया किस समय में हुई। तो क्रिया कोई या तो प्रेजेंट में होगी, या पास्ट में होगी, या फ्यूचर में होगी। अब इनके थोड़े थोड़े भेद और है। अब प्रेजेंट तो फिर ऐसा भी तो है ना कि मैं खेलता हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल चुका हूं, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो फिर इनको 12 टाइप्स में बांट दिया। यानी प्रेजेंट के हो गए 4, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट के इस तरह से 4 हो गए, फ्यूचर के 4 हो गए। तो सबसे पहले तीनों इंडेफिनिट आप देखो। अब देखो मेरी नजर से आप चीजों को पढ़ना सीखो। आई प्ले, मैं खेलता हूं, तो जब भी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो ताहे तीहे बोलती है आई प्ले, मैं खेलता हूं। और यहाँ पे ही होता है तो ही प्लेज, वह खेलता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आ जाता है, ठीक है। तो आप जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देखो तो आप ये अंदाजा लगाओ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये ताहे तीहे बोलेगा। उसके बाद आई प्लेड, अब देखिए मैं खेला था, ठीक है। अब सेकंड फॉर्म आई तो चीजें पास्ट में हुई, यानी जो सेकंड फॉर्म है वो पास्ट की प्रतीक है। सेकंड फॉर्म को देखकर हमारे दिमाग में पास्ट आ जाए कि ये एक्शन पास्ट में हुआ था। आई शैल प्ले, मैं खेलूंगा। अब देखिए मैं खेलूंगा, गागी के कहाँ है, विल और शैल में। वैसे आजकल हम मोस्ट ऑफ सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि आप एक स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आई वी के साथ शैल लगाओ, अदर सभी के साथ विल लगा दो। लेकिन आप नॉर्मली कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, स्टूडेंट नहीं हो, तो आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगा सकते हो। तो हम यहाँ कह सकते हैं आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। तो विल और शैल आपके माइंड में आए, किसके प्रतीक है, गागी के। जब भी फ्यूचर की बात करनी हो विल शैल को पकड़ लाओ। उसके बाद कंटीन्यूअस टेंस, ये भी 3 है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये पास्ट कंटीन्यूअस और ये फ्यूचर कंटीन्यूअस। अब देखिए कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा, कंटीन्यूअस टेंस में जो एक्शन है, जो वर्ब है, वो कंटिन्यूटी स्टेट में होती है, यानी जारी होती है। और जब कोई वर्ब जारी होती है ना, तो हम आईएनजी फॉर्म को लाते हैं। तो जैसे ही आपके दिमाग में रहा रही वाली बात आए, यानी कोई एक्शन चल रहा है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तो आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म की याद आ जाए। तो जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। देखिए मैं प्लेइंग खेल रहा, तो जो रहा रही है ना,
जो एक्शन की कंटिन्यूटी है, जारी होने का भाव है, वो आईएनजी फॉर्म में होता है। तो मैं खेल रहा हूं, एम में क्या है, हूं, तो ही इज प्लेइंग वह खेल रहा है, दे आर प्लेइंग वे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे इज एम आर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब तो होगी इज एम आर, जो क्या बताएंगी, है, हूं, है, यानी समय को, यानी प्रेजेंट को। और जो प्लेइंग है वो किसको बताएगा, एक्शन के जारी होने को। इसी तरह से पास्ट में जाइए, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। तो देखिए प्लेइंग तो अभी खेल रहा बोल रहा है, यानी एक्शन की कंटिन्यूटी को तो प्लेइंग दिखा रहा है, एनजी फॉर्म दिखा रही है। वाज क्या दिखा रहा है, था। तो इज एम आर है, हूं, है दिखाते हैं, वाज वर्ब था, थी, थे दिखाते हैं। एक्शन में जारी होने का भाव, यानी जो मेन कंटिन्यूअस टेंस है वो आईएनजी फॉर्म दिखाती है। आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा होऊंगा, ठीक है। तो आई, मैं खेल रहा होऊंगा, ठीक है। तो गा का आया शैल में। अब आ जाइए परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कोई काम पूरा हो चुका होता है। यदि प्रेजेंट में हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में पूरा हो चुका था तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए जिस तरह से कंटिन्यूअस टेंस का जो मेन सोल है, जो मेन तत्व है, वो कहाँ है, आईएनजी फॉर्म में, क्योंकि कंटिन्यूटी को तो वही दिखाती है। इसी तरह से परफेक्ट टेंस में पूरा होना कौन दिखाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसे ही आपको दिखाना हो कि कोई एक्शन पूरा हुआ तो किसकी याद आए, थर्ड फॉर्म की, ठीक है। तीनों में आती है, प्लेड, प्लेड, प्लेड। तो जो मेन भाव है वो थर्ड फॉर्म के अंदर है। अच्छा हैज हैव क्या करेंगे, सिर्फ समय बताएंगे। देखिए मैं खेल चुका, चुका कहां से आया, प्लेड से, मैं खेल चुका हूं, तो हैव से क्या आया, हूं। इज एम आर से क्या आ रहा है, हूं, है। ऐसे हैज हैव से क्या रहा है, हूं, है, ठीक है। ही हैज प्लेड, आपको पता है कि सिंगुलर के साथ हैज आएगा और आई वी के साथ हैव आएगा। तो आई हैव प्लेड, ही हैज प्लेड, मैं खेल चुका हूं, वह खेल चुका है। उसके बाद आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था। एक बार जरूर ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट टेंस में ये मतलब इस तरह से आप सिंगल सेंटेंस मत लिखना। मैं खेल चुका था कब, एक एक्शन हो आएगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट ऑफ पास्ट होता है, यानी पास्ट में दो एक्शन पाए जाते हैं, उनमें से जो पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो दूसरा होता है उसके बाद उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। इसका सही सेंटेंस होता आई हैड प्लेड बिफोर यू केम टू मी, तुम्हारे मेरे पास आने से पहले मैं खेल चुका था, इस तरह से। लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट, आई शैल हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूंगा। इसमें भी आपको टाइम दिखाना पड़ेगा कब तक, तो आई शैल हैव प्लेड बाई इवनिंग, बाई 2 o'clock, 2 बजे तक, शाम तक, बाई टुमारो, कल तक, मतलब बाई के साथ समय और लिखाओ तब ये कंप्लीट होता है। बट मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो देखिए प्लेड आया, प्लेड आया, प्लेड आया। तो जो परफेक्ट टेंस है तीनों, उसकी जान किस में, थर्ड फॉर्म में। कंटिन्यूअस टेंस की जान किस में, आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ क्या कर रही है, समय बता रही है, ठीक है। अब हैड क्या बोल रहा है, था, मैं खेल चुका था। शैल हैव क्या बोल रहा है, होऊंगा। और हैज हैव क्या बोल रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पे इज एम आर है, हुए दिखा रही है, वाज वर्ब था, थी, थे दिखा रही है, और विल बी, शैल बी गागी के दिखा रही है। बस इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, कोई काम कुछ समय से चल रहा है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। पास्ट में कुछ समय से चल रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। फ्यूचर में कुछ समय से जारी होगा, मतलब कंटिन्यूअस टेंस का ही एक पार्ट कह सकते हैं, लेकिन इसमें समय नहीं दिया होता। जैसे मैं खेल रहा हूं, मतलब खेल रहा हूं, प्रेजेंट में कोई एक्शन चल रहा है, लेकिन मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो अब ये बता दिया कि कोई काम कब से चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा, तो इस टेंस की आवश्यकता पड़ी, यानी हम ऐसे भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इसकी भी जो जान है, चूंकि रहा रही आ रहा है ना, तो आईएनजी फॉर्म, तो हम कह सकते हैं 12 टेंस में से 6 टेंस में तो आईएनजी फॉर्म आती है, 3 तो कंटिन्यूअस में और 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि इसमें भी रहा रही होता है। जहां रहा रही है वो आईएनजी फॉर्म में, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे आएगी हैव बीन, हैज बीन। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, प्लस समय जरूर आएगा, कोई काम कितने समय से चल रहा है। अगर वो समय अवधि के रूप में तो 4 लगाएंगे, वो फिक्स पॉइंट है, कोई निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो 2 घंटे एक अवधि है, लेकिन आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 o'clock, 2 बजे से खेल रहा हूँ, 2 बजे फिक्स टाइम है तो सिंस आएगा। तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock और आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। इस तरह से आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से खेल रहा था किस में आया, हैड में। खेल रहा हूँ है किस में आया, हैव में। और रहा रही कहाँ आया, प्लेइंग में। रहा रही कहाँ आया, प्लेइंग में, ठीक है। आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें रहा रही के लिए क्या है, प्लेइंग, और गागी के लिए क्या है, सेल, और समय के लिए क्या है, सिंस फॉर प्लस टाइम। तो ये आपका टेंस है, ठीक है। तो टेंस तो आपको देखिए, चाहे मेरी विधि से पढ़ लो, कैसी विधि से पढ़ लो, चाहे पहचान रटो, फॉर्मूला रटो, कुछ भी रटो, इनके सिंपल, इनके इंट्रोगेटिव, इनके नेगेटिव, धड़ाधड़ सेंटेंस बनाओ। और टेंस पे तो कमांड कर लो, क्योंकि इससे आपका बेस बन जाता है। आप छोटे मोटे सेंटेंस बनाना सीख जाते हो, फिर आपको तलब लगती है, आपको प्यास लगती है आगे बढ़ने की, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की। इसमें नाउन क्या है, इसमें प्रोनाउन क्या है, इसमें एडजेक्टिव क्या है, इसमें एडवर्ब क्या है, इसमें प्रेडिकेट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो चीज़ें फिर आगे आती हैं। मतलब एक खेल है, ये एक बहाना है अच्छा अंग्रेजी सीखने का, इससे शुरुआत करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे।
और चलिए अब थोड़ा आपको सेंटेंस के बारे में बता दूं, मतलब थोड़ा सा बता दूं। हालांकि इन सब चीज़ों पर जो भी मैं बात कर रहा हूं इन सब पर ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लेना या मेरे चैनल में जाके आप सर्च कर लेना। और यदि आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है, सीक्वेंस सीरीज में, देखिए यूट्यूब पर तो वीडियोज बिखरी पड़ी हैं, लेकिन आपको सीक्वेंस सीरीज में चाहिए, क्रम से चाहिए, सीरियल वाइज, तो आप प्ले स्टोर पर जाना, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, उसमें पेड कोर्स में कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, उसको आप बाई कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए सेंटेंस। अब सेंटेंस को देखने का तरीका क्या है, अभी जो मैंने आपको बताए थे टेंस जब बता रहा था तो वो सारे सेंटेंस थे, लेकिन अब हम उनको एक और नजरिए से देखेंगे कि भाई सेंटेंस में होता क्या है। तो देखिए सेंटेंस के अंदर दो चीज होती है, कोई भी सेंटेंस हो, एक तो उसमें सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट मतलब करने वाला, कर्ता होगा जो सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट को छोड़कर जो बच गया वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए वर्ब तो कंपलसरी है, यानी सेंटेंस के अंदर वर्ब तो होना जरूरी है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो लिखा हुआ है ना, जो वर्ब है वो कंपलसरी है, हर सेंटेंस में होता है, मतलब प्रेडिकेट पार्ट में होता है। इसके अलावा उसमें एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंप्लीमेंट हो सकता है, एडवर्बियल हो सकता है। एग्जाम्पल से देख लो, रानी कुक्स फूड, रानी भोजन पकाती है, तो रानी तो एक पार्ट हो गया सब्जेक्ट, और कुक्स फूड हो गया इसका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब कुक, पकाना, कंपलसरी जो आई है। इसके अलावा अब जो तीन चीजें हैं, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडवर्बियल, ये ऑप्शनल है, मतलब हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब इस सेंटेंस में कौन सी चीजें इनमें से, तो रानी पकाती है, क्या पकाती है, किसी सेंटेंस में वर्ब से क्या और किससे पूछने पर यदि आंसर मिल जाए तो ऑब्जेक्ट होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो रानी क्या पकाती है, फूड, तो फूड इसमें एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही है ना, यानी प्रेडिकेट के अंदर वर्ब तो जरूर होगी, लेकिन उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, जिसमें ऑब्जेक्ट है। अब आगे इसमें देखिए, रानी कुक्स फूड इन द किचन होता, चलो इसी में बता दूं आपको, तो इन द किचन क्या हुआ, ये एडवर्बियल हुआ। एडवर्बियल मतलब एडवर्ब हुआ, मतलब जो शब्द वर्ब के बारे में बताएं, वर्ब कब हुई, कहां हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, वो एडवर्ब या एडवर्बियल कहलाते हैं। तो देख, रानी पकाती है, क्या पकाती है, भोजन, क्या से जो और किसे से उत्तर आए वो तो ऑब्जेक्ट होता है, और कहां पकाती है, कब पकाती है, क्यों पकाती है, कैसे पकाती है, तो वो एडवर्ब या एडवर्बियल होते हैं। एडवर्ब मतलब सिंगल एक वर्ड एडवर्ब हो गया, एडवर्बियल ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। ठीक है, तो इन द किचन क्या है, इसमें एडवर्बियल है, लेकिन कंपलसरी क्या है, कुक्स, एक वर्ब। आगे देखिए, हरी इज पुअर, हरी गरीब है, इस सेंटेंस में हरी तो कौन हुआ, सब्जेक्ट, इज पुअर क्या हुआ, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर मस्ट क्या है, जरूरी क्या है, कंपलसरी, वर्ब जो इज है। अब पुअर क्या है, अब देखिए जो पुअर है ना वो एक कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट मतलब है सब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ बताया जाए कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कोई स्टेट, कोई हालत दशा बताई जाए, उसकी उम्र बताई जाए, तो फिर वो कंप्लीमेंट कहलाता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी। तो हरी क्या है, हरी गरीब है, तो हरी कोई विशेषता बताई। ठीक है, तो जो हमारा कंप्लीमेंट है वो कोई नाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, पुअर मतलब गरीब होना, किसी की विशेषता है, तो ये कंप्लीमेंट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जो इज है ना वर्ब, वो कंपलसरी जो है। अब वर्ब यहाँ पे जो इज है वो कैसी वर्ब है, ये एक्शन वर्ब नहीं है, एक स्टेटिव वर्ब है, सरल शब्दों में एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें एक्शन नहीं होता, वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद होती है। मोस्ट जो फेमस लिंकिंग वर्ब है वो इज एम आर वाज वर है, और जिन सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब पाई जाती है, यानी इज एम आर वाज वर पाई जाती है, इसके अलावा सीम है, लुक है, टेस्ट है, इस तरह की कुछ लिंकिंग वर्ब्स और हैं, बट फेमस इज एम आर वाज वर है, इनके जस्ट बाद कंप्लीमेंट पाया जाता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आगे देखिए, आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, मैं शाम को क्रिकेट खेलता हूं, तो आई तो हुआ सब्जेक्ट, और प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग क्या हुआ, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर जो मस्ट क्या है, वर्ब जो प्लेज है। ठीक है, क्या खेलता हूं, क्रिकेट खेलता हूं, ऑब्जेक्ट है। कब खेलता हूं, शाम को खेलता हूं। वर्ब के बारे में कब, क्यों, कहां, कैसे की जानकारी देने वाले क्या होते हैं, एडवर्बियल। तो इसमें ये सब्जेक्ट हुआ। प्रेडिकेट के अंदर तीन चीजें हैं, एक तो वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, और एक एडवर्बियल है। ठीक है, तो सेंटेंस के बारे में हल्की सी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब ये जो पैटर्न है ना, ये इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब आएगा, तो इसमें मैंने एक वीडियो बनाया, उसको आप जाकर देख लेना कि जो सेंटेंस के पैटर्न है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। और चलिए अब आपको हल्का सा बता दूं कि फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए, फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी जब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब हम फ्रेज की चर्चा करेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा जरूरी है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 है ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जैसा मैंने भी आपको बताया, वो अगर सिंगल वर्ड में कोई नाउन, मतलब कोई जैसे राम एक नाउन है तो फिर एक नाउन है, लेकिन वो फ्रेज के रूप में आया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आया, यानी उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट वर्ब नहीं पाया जाता, सिर्फ कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो या तो एक नाउन होगा या एक वर्ब होगा। यानी जब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़े फैल जाएं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आ जाएं, तो ये फ्रेजेज हो जाते हैं। जैसे देखिए, कैट इज हियर, बिल्ली यहाँ है। ठीक है, इसमें कैट क्या है, एक नाउन है। ठीक है, इज क्या है, वर्ब है, हेयर क्या है, यहाँ एक एडवर्ब है। तो
जो नाउन है सिंगल वर्ड में आया, वर्ब भी सिंगल वर्ड में है, हेयर एडवर्ब भी सिंगल वर्ड में है, लेकिन अब मैंने इनको फ्रेज का रूप दे दिया। अब ब्लैक कैट, एक काली बिल्ली, तो बिल्ली जो नाउन है ना, अब वो सिंगल वर्ड में नहीं है, एक काली बिल्ली, तो एक फ्रेज के रूप में आया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आया, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ठीक है, एक फ्रेज हुआ तो नाउन फ्रेज हो गया। अब इज स्लीपिंग, सो रही है, तो वर्ब टू वर्ड्स में आया, इज हेल्पिंग वर्ब है, स्लीपिंग मेन वर्ब है, तो ये वर्ब फ्रेज हुआ। अब इन द रूम, कमरे में, देखिए यहां पर तो एक ही वर्ड होता है, हेयर, यहाँ एडवर्ब है, कहां सो रही है, यहां सो रही है, लेकिन इन द रूम, कमरे में सो रही है, तो जो हमारा एडवर्ब है एक फ्रेज के रूप में आया, एक एडवर्बियल हुआ। ठीक है, इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं क्योंकि प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है। तो देखिए एक फ्रेज ये रहा, ये है हमारा नाउन फ्रेज, ये हो गया हमारा वर्ब फ्रेज, और ये हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, तो जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आए तो फ्रेजेस होते हैं। अब आ जाओ क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, तो देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विद सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, लेकिन इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन पाया जाता है। बट हम क्लॉज की चर्चा करते कब हैं वो थोड़ा ध्यान समझ लो। देखिए राम वाज प्लेइंग, राम खेल रहा था, एक सेंटेंस है, इसमें हम इसको हम क्लोज नहीं बोलेंगे, लेकिन जो सेंटेंस है वही थोड़ी देर बाद क्लोज बनेगा। कब, जब देखिए जब हमारे पास किसी एक ही सेंटेंस में, सेंटेंस एक ही है, दो या तीन, मतलब दो तो कम से कम है, दो या तीन सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन पाए जाए तो फिर वो क्लॉजेस कहलाते हैं। जैसे देखिए व्हेन आई सा राम, जब मैंने राम को देखा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ठीक है सब्जेक्ट वर्ब है तो एक क्लॉज है। ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था, एक क्लॉज है। तो देखिए राम वाज प्लेइंग और ही वाज प्लेइंग, राम वाज प्लेइंग एक सेंटेंस था, लेकिन ही वाज प्लेइंग एक क्लॉज क्यों हुआ, क्योंकि इसके साथ एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन और है। अब क्लॉज के साथ खास बात यह है कि ये एक मैन क्लॉज हो सकता है या फिर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है। जो मैन क्लॉज होगा वो एक कंप्लीट सेंस देगा, जैसे ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था, मैंने जो बोला आपको अच्छे समझ में आ गया, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो सब्जेक्ट वर्ब हो और कंप्लीट सेंस दे, एक मैन क्लॉज होता है। लेकिन व्हेन आई सा राम, जब मैंने राम को देखा, जो एक इनकम्प्लीट सेंस दे, अधूरा सेंस दे और अपने सेंस के लिए मैन क्लॉज पे निर्भर रहे। यानी जब भी क्लॉज होगा ना तो उसमें दो क्लॉज होंगे, एक मैन होगा एक सबऑर्डिनेट होगा, या दोनों मैन हो सकते हैं, या दो सबऑर्डिनेट एक मैन हो सकता है, एक मैन दो सबऑर्डिनेट हो सकते हैं। एक लंबी रामायण है, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि क्लॉज होता तब है जब एक ही सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट, एक से अधिक वर्ब पाए जाए और सब मिलकर के कोई एक सेंस दे। जैसे जब मैंने राम को देखा वह खेल रहा था, अब ये पूरा सेंस दे रहा है, लेकिन इसमें से अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो इनकम्प्लीट सेंस, लेकिन क्लॉज तो है ना, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है। जब मैंने राम को देखा, सब्जेक्ट आई है, सा एक वर्ब है, ही वाज प्लेइंग सब्जेक्ट है वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्लॉज होता है, वो एक कंप्लीट सेंस दे सकता है या फिर कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता। ठीक है, जैसे दिस इज द बुक, ये बुक है, ये सब्जेक्ट है वर्ब है, दिस इज द बुक, ये बुक है, दैट आई रोट जो मैंने लिखी थी। तो देखिए एक क्लॉज ये रहा, एक क्लॉज ये रहा, ये बुक है एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, मैन क्लॉज है, दैट आई रोट जो मैंने लिखी थी ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, मैं कहूँ दैट आई रोट जो मैंने लिखी थी सिर्फ इतना बोलूं इनकम्प्लीट है, लेकिन इसके साथ मिलकर के अब पूरा एक सेंटेंस एक सेंस दे रहा है। तो जब दो क्लॉज पाए जाए, तीन क्लॉज पाए जाए, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो, लेकिन मिलकर के एक सेंटेंस बनाते हैं जो एक कंप्लीट सेंस देता है, तो इसमें ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड होता है मैन क्लॉज पर अपने अर्थ के लिए, यानी इसका अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है। आप किसी भी डिपेंडेंट क्लॉज को, या जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, उसे सिंगल नहीं लिख सकते, क्योंकि वो बेचारा कोई अर्थ देगा नहीं, वो मैन क्लॉज के साथ अपना एक कंप्लीट सेंस देता है। हालांकि मैंने कई वीडियोस में इनको अच्छे से डिटेल कर दिया, लेकिन अगर आप नए व्यूवर हो तो यहीं से शॉर्ट में देखना चाहते हो तो एक बात और बता दूं, किसी सेंटेंस में एक मैन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को कैसे पता लगाई कौन सा मैन है कौन सा सबऑर्डिनेट है, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसमें कोई कंजक्शन ना टंगा हो एक मैन क्लॉज होता है, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, स्वतंत्र वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि कंप्लीट सेंस देता है। लेकिन जिसके साथ कोई कंजक्शन टंगा हो, जैसे देखिए व्हेन आई सा राम, जब मैंने राम को देखा, इसमें व्हेन से शुरू हो रहा है, ठीक है, दिस इज द बुक दैट आई रोट जो मैंने लिखी, ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं। तो जो कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होता है वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट। और चलिए अब वर्ब के बारे में, मतलब जितना बेसिक है, जो जरूरी है, जितना तो आना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। हालांकि वर्ब को अगर खोले ना तो वर्ब के बहुत सारे टाइप्स बनते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया था रिव्यू में, लेकिन फिलहाल आप देखो वर्ब को हम उस एंगल से देखेंगे। वर्ब दो तरह की हो सकती है, फुल वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। फुल वर्ब मतलब जो मेन वर्ब के रूप में आती है, यानी सेंटेंस में जो मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में आती है वो फुल वर्ब होती है, जैसे प्ले, ईट, गो, कम, कुक, लाफ, ऐसे हजारों हैं, ठीक है, तो ये मेन वर्ब है। अब ये मेन वर्ब के रूप में ऐसे आती है, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे, एक तो मैं लिखूँ यहाँ पे जैसे आई ईट फूड, मैं भोजन खाता हूँ, ठीक है, आई ईट फूड में भोजन खाता हूं, तो यहां पे ईट क्या है, एक मेन वर्ब है। या फिर मैं लिखूं शी इज कुकिंग फूड,
वह भोजन पका रही है। इस सेंटेंस में दो वर्ब है, ध्यान रखना, एक तो इज है और एक कुकिंग है। अब इज तो है हेल्पिंग वर्ब और कुकिंग क्या है, मेन वर्ब। तो ये जो मेन वर्ब है ना, जो फुल वर्ब होती है, ये हमेशा मेन वर्ब के रूप में ही आती है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आती। लेकिन जब आगे बढ़े तो दूसरी वर्ब होती है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। यानी फुल वर्ब को हम मेन वर्ब कहते हैं, और जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये ग्रामेटिकल टर्म है, ग्रामेटिकल वर्ड है, शॉर्ट में हम हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और ये मेनली तीन है, डू, बी, हैव। अब डू, बी, हैव है ना, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं। इसका मतलब है कि ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों का काम कर सकती है। तो देखिए जो डू के फॉर्म में वो है डू, डज, डिड। अब डू, डज, डिड को आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी देख सकते हो, मेन वर्ब के रूप में भी देख सकते हो। ऐसे ही बी के जो फॉर्म है इज, एम, आर, वाज, वर, इनको आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी देख सकते हो और मेन वर्ब के रूप में भी देख सकते हो। ऐसे ही हैव के जो फॉर्म है वो है हैज, हैव, हैड, इनको आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी देख सकते हो, मेन वर्ब के रूप में भी देख सकते हो। हालांकि इनके और भी फॉर्म्स हैं, जैसे देखो बी के फॉर्म बीइंग हो सकता है, बीन इसका थर्ड फॉर्म है, बीइंग इसका आईएनजी फॉर्म है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट नॉलेज दे रहा हूं जब ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में आती हैं। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे इनको दोनों तरह से दिखाऊं, जैसे डू का देखते हैं अपन। डू का एक एग्जांपल देखिए, आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूं। यहां पर डू होता है करना, जब हम कोई काम करें तो डू करना होता है, तो ये मेन वर्ब है यानी फुल वर्ब है। तो ये तीनों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए कहलाती हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी बिहेव कर सकती हैं और मेन वर्ब भी बिहेव कर सकती हैं। तो मैं अपना होमवर्क करता हूं, सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू होता है करना, तो यहां पर ये मेन वर्ब है। लेकिन अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं कि आई डू नॉट गो टू टेम्पल, मैं मंदिर नहीं जाता हूं, तो यहां पे देखिए मेन वर्ब क्या है, जाना, गो, और डू क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है। किस टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में काम में आती है। और लेकिन आई डू माई होमवर्क मैं ऐसे बोलूं, या फिर ये बोले ही डज, ही के साथ डू थोड़ी आएगा, ही डज, यहाँ पे मेन वर्ब है। ऐसे ही डिड, उसने होमवर्क किया था, ही डिड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क किया था। तो यहाँ पे डिड क्या है, मतलब डू की पास्ट फॉर्म में डिड किया था। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कब होता, आई डिड नॉट गो टू टेम्पल, मैं मंदिर नहीं गया था। तो डिड यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट को बता रही है। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं इस एम, आर, वाज, वर को। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। इस सेंटेंस में एक ही है। अच्छा हाँ, एक खास बात और, जिस सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है चाहे मेन वर्ब है, तो वो फिर वो मेन वर्ब मानी जाती है। तो आई एम अ टीचर, इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है जो एम है। ठीक है, तो ये मेन वर्ब है। और ये क्या दिखा रही है, एक स्टेट को बता रही है, किसी की स्टेट, बीइंग ऑफ स्टेट की कोई क्या है, एक टीचर है। और हम कह सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब के रूप में आ रही है, ये कंप्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक कर रही है। ठीक है, वो एक अलग रामायण है। फिलहाल तो आप ये समझो कि यहाँ पर एम एक मेन वर्ब है। अब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखना चाहते हो तो ऐसे देखो, आई एम टीचिंग यू, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, टीचिंग हो गई मेन वर्ब। इसी तरह से हम देखें हैज, हैव, हैड का एक एक एग्जांपल देख लो। जैसे मैं कहूं आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पे हैव क्या है, मेन वर्ब है। अब हैव यहाँ पे क्या दिखा रहा है, होना, पोजीशन दिखा रहा है। तो जब हमारे पास कोई चीज है प्रेजेंट में तो हम उसको हैज, हैव से दिखाते हैं। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। सी हैज अ हाउस, उसके पास एक घर है। पास्ट में दिखाएं तो ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। आई हैड अ बुक, मेरे पास एक बुक थी। यानी प्रेजेंट में कोई चीज है तो हैज है पोजीशन के लिए, और पास्ट में थी तो हैड। तो इस तरह से मेन वर्ब के रूप में आया। जैसे आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब है, दूसरी नहीं है ना। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखो तो ऐसे देखो, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ आई हैव टेकन लंच, मैं लंच ले चुका हूं। ठीक है, मैं लंच कर चुका हूं। तो टेक, लेना, मेन वर्ब है। हैव हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है। पास्ट परफेक्ट में हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है। लेकिन जब पोजीशन दिखाना हो, हक दिखाना हो, तो फिर ये मेन वर्ब के रूप में आती है। प्रेजेंट में हैज, हैव, पास्ट में हैड। ठीक है, इसलिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तो हमारी जितनी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब चलती है ना, वो सब इनसे ही निकलते हैं, इन्हीं का पार्ट है। तो यहां से हमें ये पता चला कि हेल्पिंग वर्ब्स का सोर्स क्या है। इसके बाद फिर दूसरी आती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक तो अपनी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गई जो डू, बी, हैव है। इसके अलावा दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो हमारे जितने भी मॉडल्स है ना, वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। इनके बारे में मैंने आपको पहले काफी बता दिया कि ये मूड को बताते हैं। एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेशन, मतलब इस तरह का। ठीक है, तो जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ought to, तो ये सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। एक खास बात, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे मैं यहां पे लिखूं यू मस्ट गो नाउ, अब तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, तो मस्ट
के साथ मैं किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस कर रहा हूं कि अब तुम्हें जाना चाहिए। जब नॉर्मल सलाह दें सुड़ाता है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दें कि तुम्हें ये करना ही होगा, मतलब किसी को ऑब्लिगेशन दिखाएं, बात दिखाएं कि भाई ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें करना होगा, तो मस्ट। और नॉर्मल कहें कि भाई यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो तुम्हें सुबह जल्दी जागना चाहिए, तो हम शुड का यूज कर दिया। लेकिन यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह जल्दी जागना ही चाहिए, मतलब अवश्य ही करना होगा, तो मस्ट लगाते हैं। वो बात रह गई। मेन बात है कि इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, जिसे हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। यानी कोई भी मॉडल हो, प्रेजेंट पास्ट कुछ भी हो, उसके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। ठीक है, तो मॉडल्स के बारे में तो अब जैसे हल्का हल्का देख लो। कैन एबिलिटी कैपेसिटी को दिखाता है प्रेजेंट में, कुड पास्ट की एबिलिटी को दिखाता है, मे पॉसिबिलिटी को दिखाता है, परमिशन को दिखाता है, विश ब्लेस को दिखाता है, माइट जब लेस पॉसिबिलिटी कम संभावना हो उसको दिखाता है, विल और सेल ये प्रॉमिस कमांड आदि को दिखाते हैं। उल्टे हो जाते हैं मॉडल के रूप में, यानी आईवी के साथ विल आएगा, अन्य के साथ सेल आएगा। वुड पोलाइट रिक्वेस्ट या पास्ट हैबिट को दिखाता है। शुड जब हम किसी को सलाह दें, सजेस्ट करें या कोई एडवाइस दें। मस्ट जब हम किसी को पक्की सलाह दें, ठोस सलाह दें या फिर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, तो मस्ट का यूज होता है। और टू, इसमें भी हम किसी को सजेशन सुझाव देते हैं। तो इन सभी मॉडल्स पर डिटेल में वीडियोस हैं, आप जाके देख लेना। इसके बाद 3 हेल्पिंग वर्ब जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं, ये हैं डेयर, नीड और यूज टू। आपने इनको मॉडल्स में देखा होगा, बट ये सेमी मॉडल्स कहे जाते हैं, यानी ये मेन वर्ब का काम भी कर लेते हैं और ये मॉडल का भी काम कर लेते हैं। इनके बारे में खास बात ये है, डेयर और नीड, इन दोनों को देखो। यदि ये किसी सेंटेंस में अफर्मेटिव में है, यानी स्वीकारात्मक वाक्य में, सिंपल सेंटेंस में, तो ये मेन वर्ब के रूप में आए। लेकिन यदि ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है, तो फिर ये मॉडल के रूप में आए। एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैं कहूं आई नीड अ बुक, मुझे एक बुक की आवश्यकता है, तो ठीक है, एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब है। मैंने बताया ना, किसी सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब आई है तो मेन वर्ब होती है, तो मुझे एक बुक की आवश्यकता है। यहां पर ये मॉडल नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं आई नीड नॉट गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है, सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। तो यहां पर देखिए मेन वर्ब तो गो है और ये एक हेल्पिंग वर्ब है, मतलब एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो मुझे बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नीड सिर्फ अकेला है तो एक मेन वर्ब है। यही चीज डेयर के साथ है, डेयर करता है साहस करना। और यूज टू, यूज के साथ हमेशा ध्यान रखना टू आएगा। यूज टू अगर लिखा हुआ है तो मॉडल के रूप में आया है। लेकिन आपने सिंगल यूज लिख दिया, जैसे आई यूज दिस बुक, मैं इस बुक का यूज करता हूं, एक यूज आया आई यूज, तो वो मेन वर्ब है। लेकिन आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, पास्ट हैबिट के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, तो यूज टू तो एक मॉडल ही है, लेकिन सिंगल यूज एक मेन वर्ब के रूप में आता है। तो ये अपने वर्ब के बारे में एक बेसिक नॉलेज आपको दे दी। इसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हल्का हल्का इसको मैं आपको दिखा देता हूं और चलिए लास्ट में आपको थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दूं। देखिए इसको जानना जरूरी क्यों है। देखिए हम नॉर्मल सेंटेंस तो बना रहे हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें ये बताता है, ये अंदर की बात बताता है कि भाई किसी सेंटेंस में क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या एडवर्ब है, क्या एडजेक्टिव है। हालांकि इनको ना जाने ना सीखे तब भी काम चल रहा है, क्योंकि सेंटेंस में सिर्फ हमें बात को समझना होता है, हमें ये नहीं जानना होता कि भाई ये नाउन है प्रोनाउन है। लेकिन अगर हम जान लेते हैं तो थोड़ा फिर भी ठीक रहता है, थोड़ा हम अपने पे प्राउड फील कर सकते हैं कि हम चीजों के बारे में अंदर की जानकारी रखते हैं। जैसे देखिए किसी सेंटेंस में, यानी जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो उन वर्ड्स में से वो वर्ड्स नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, उनके अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग रोल है। तो इनको हल्का हल्का देख लेते हैं। देखिए नाउन क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडियाज, व्यक्तियों के, चीजों के, स्थानों के या फिर विचारों के नाम नाउन होते हैं। जैसे राम, बॉय, बुक, डेली, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है। प्रोनाउन एट द प्लेस ऑफ नाउन, यानी जो वर्ड किसी नाउन के स्थान पे काम आ सके प्रोनाउन होते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ये सभी मैंने इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म लिखी है। इनकी पजेसिव फॉर्म होती है, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। फिर इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, जैसे आई की मी हो गई, वी की अस हो गई, यू की यू हो गई, ही की हिम, सी की हर, दे की देम, इट की इट, इस तरह से। और हाँ एक चौथी रिफ्लेक्सिव फॉर्म हो सकती है, जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, इस तरह से। तो ये किसी नाउन के स्थान पे काम में आते हैं। कई बार हम ऐसा नहीं बोलते राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है, ही इज माई नेबर, वह मेरा पड़ोसी भी है ना, ही इज आल्सो माई नेबर, वह मेरा पड़ोसी भी है, तो राम के लिए मैंने ही लगा दिया, इस तरह से। तो इनका यूज है। इसके बाद आता है वर्ब, तो वर्ब है टेल अबाउट सब्जेक्ट, स्टेट और एक्शन। वर्ब वो शब्द होता है जो सब्जेक्ट के स्टेट या तो उसकी अवस्था के बारे में बताए, जैसे हरी इज पुअर, हरी गरीब है, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो यहाँ पे स्टेट बताई, अवस्था बताई, या उम्र बताई, मौसम बताया, इस तरह से। या फिर एक्शन के बारे में बताए, जैसे ही प्लेज, वह खेलता है, तो इसमें एक्शन बताया जा रहा है। लेकिन ही इज पुअर, वह गरीब है, इसमें स्टेट बताई जा रही है। तो वर्ब वो चीज है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्टेट या एक्शन बताए। इसके बाद आता है एडवर्ब। देखिए एडवर्ब जो है ना वो वर्ब से रिलेटेड चीज है, जैसे मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, मतलब एडवर्ब
सेंटेंस में वो शब्द होते हैं जो वर्ब के बारे में और अधिक जानकारी दें या फिर एडजेक्टिव के बारे में थोड़ी सी और अधिक जानकारी दें। मोस्ट ऑफ ये वर्ब के बारे में बताते हैं, जैसे मेनली ये बताते हैं वर्ब कब हुई, कहां हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, या फिर फ्रीक्वेंसी बताते हैं कितनी बार हुई, उस तरह से। ठीक है। एडजेक्टिव है मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। सेंटेंस में वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ अधिक जानकारी दें, या सीधे शब्दों में कहें तो उनकी विशेषता बताएं। जैसे राम इज इंटेलिजेंट, राम होशियार है, तो राम के बारे में क्या बताया, वो इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट वर्ड क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ। जैसे ही इज रिच, वह अमीर है, तो ही क्या है, प्रोनाउन है, उसके बारे में बताया रिच, वो अमीर है। सी इज पुअर, वह गरीब है। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ अधिक जानकारी देते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी विशेषताएं बताते हैं। इसके बाद आते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पहले तो देखो होते कौन से, ऑन, अपॉन, इन, इनटू, बाई, अक्रॉस, ओवर, अमोंग, सिंस, फॉर, ऑफ, टू, ये सभी प्रीपोजिशंस है। ये करते क्या है, तो देखिए रिलेशन बिटवीन वर्ड्स, ये शब्दों के बीच में रिलेशन बताते हैं। एंड टेल पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, और ये चीजों की मोस्ट ऑफ पोजीशन या डायरेक्शन बताते हैं। जैसे ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। जैसे राम इज इन द रूम, अब मैं यहां पे लिख दूं, देखिए राम इज रूम, है ना, मैंने यहां पे प्रीपोजिशन नहीं लगा, राम इज रूम, तो राम कमरा है, लेकिन राम इज इन द रूम, राम कमरे में है, तो राम की पोजीशन कहां है, राम की स्थिति कहां है, कि वो कमरे में है, तो राम को कमरे से कनेक्ट किया किसने, इन ने, तो इन क्या हुआ, एक प्रीपोजिशन हुआ। तो प्रीपोजिशन चीज छोटी सी है पर बहुत काम की है। जैसे मैं कहूं द कैट इज टेबल, द टेबल, तो बिल्ली मेज है, द कैट इज द टेबल, बिल्ली मेज है, लेकिन द कैट इज ऑन द टेबल, बिल्ली मेज पर है, तो ऑन द टेबल मतलब उसकी स्थिति कहां है, वो ऑन है, उसके ऊपर है। तो इस तरह से प्रीपोजिशन चीजों का रिलेशन, पोजीशन दिखाते हैं। इसके बाद आता है कंजंक्शन। अब देखिए कंजंक्शन क्या है, ये कनेक्ट करते हैं राम एंड श्याम, तो राम एक व्यक्ति है, श्याम एक व्यक्ति है, राम एंड श्याम, तो राम और श्याम को किसने कनेक्ट किया, एंड ने। ऐसे ही जैसे ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, वह गरीब है लेकिन वह खुश है। दो सेंटेंस है ना, तो दो सेंटेंस को कनेक्ट किससे किया, बट से, ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, और बीच में क्या लगाया, बट, तो बट एक कंजक्शन है। तो एंड, बट, यट, और, नॉर, ये सभी कंजक्शंस हैं जो या तो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं या सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन देखिए वर्ड्स दैट शो इमोशंस और फीलिंग्स। कई बार इमोशंस और फीलिंग्स में हमारे मुंह से अनायास ही कुछ वर्ड निकल जाते हैं, वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे हम मैच जीत गए। अलास आई हैव फेल्ड, अलास मैं फेल हो गया। तो अलास का मतलब क्या है, कि दुख में मेरे मुंह से बाहर वर्ड आया अलास, ऐसे ही खुशी के समय आया हुर्रे, ओ नो, ओ गॉड, ओ माई गॉड, इस तरह के वर्ड इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया। अब देखिए हालांकि इनको जानना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन एक तरह से कहें तो जरूरी भी है, क्योंकि इंग्लिश का सबसे मोस्ट बेसिक पार्ट यही होता है कि सबसे पहले कम से कम हमें वर्ड्स की नॉलेज तो हो कि भाई कोई वर्ड क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो सेंटेंस में करता क्या है। जैसे अब एडजेक्टिव के बारे में पता चला कि एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। एडवर्ब वो वर्ड है जो वर्ब की विशेषता बताए कि भाई वर्ब कब हुई, कहां हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। नाउन वो है, अब देखिए अब जो नाउन की बात करें, मैंने शॉर्ट बता दिया, पर डिटेल करें ना तो नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा या कंप्लीमेंट बनेगा। ऐसे जो प्रोनाउन है वो भी या तो सब्जेक्ट बनेंगे या ऑब्जेक्ट बनेंगे, मतलब इनके केस बताए जाते हैं। सब्जेक्टिव केस में मतलब डिटेल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ऐसे हमें प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इनका रोल पता चला। जो डिटेल करेंगे तो काफी लंबा चैप्टर बनता है। तो कुल मिलाकर बात ये, कम से कम इनकी बेसिक नॉलेज तो हमें होनी चाहिए। तो जो टॉपिक अभी मैंने आपको बताए, जो 5-6 टॉपिक आपको बताए, कम से कम आपको इनकी नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि इनकी नॉलेज के बाद हमें लगभग इतनी सी इंग्लिश आ जाती है कि हम छोटे मोटे सेंटेंस बना लें, पढ़ लें, लिख लें, बोल लें। लेकिन यदि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमें सारी ग्रामर जो भी मैंने आपको बताई 20 टॉपिक्स, इनको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, अंदर गहराई में जाना पड़ता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, टेंसेस, सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज, वर्ब, मॉडल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कम से कम यदि आप एक नॉर्मल से अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो कम से कम ये जो टॉपिक्स हैं इनको तो आपको क्लियर करना होगा। जैसे थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया, इसी तरह से यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, मेरे वीडियोस देखिए, किसी और के वीडियोस देखिए। जब आप इनको कवर कर लेते हैं, इन पर थोड़ी सी कमांड बना लेते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आ जाती है, तो फिर आपको इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके सेंटेंस करेक्ट होने लगते हैं, आप जो बोलते हो वो आपके मुंह से करेक्ट निकलता है, क्योंकि कहीं आपको ग्रामर के रूल्स पता लग जाते हैं। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी क्लास के स्टूडेंट हो, आपके
आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स का मैंने जिक्र किया था 20 टॉपिक्स, उनमें से कोई टॉपिक है तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इतना तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तो हाँ, एक खास बात उसको मैं फिर से रिपीट करूंगा, यदि आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस सीरीज में मेरे द्वारा पढ़नी है तो प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, उसको आप परचेज कर सकते हैं, ज़्यादा फीस नहीं है। और यदि फीस नहीं दे सकते, फिर दोहरा रहा हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, अपनी लाइफ में ऐसा इंसान हूँ, मतलब ऑनेस्ट पर्सन हूँ, मैं आपको फोर्स क्यों करूँ? आपकी चॉइस है, आपकी पसंद है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यदि आप चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं चाहते तो यूट्यूब पर आपका वेलकम है। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, यदि आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इन वीडियोज़ में बहुत नॉलेज होती है, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से लोगों को चीज़ें बताई जाती है। तो यदि आप शेयर करोगे तो ज़्यादा लोगों तक इनकी रीच पहुंचेगी। और हाँ देखिए, यदि आपने अभी तक भी इस वीडियो में हो, मतलब इस पॉइंट तक जब मैं बोल रहा हूं, तो नीचे कमेंट करके लिख देना कि सर मैंने लास्ट तक ये वीडियो देखा, मुझे अच्छा लगेगा कि भाई 1 घंटे का वीडियो है लगभग, इसमें मेहनत की, तो आप मेरे साथ लगातार रुके रहे, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।